नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एवीएन के बारे में। एवीएन आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग इसके कारण परेशान हैं और इसमें एज की अगर हम बात करें तो 20 साल 25 साल के बच्चे भी आजकल एवीएन लेके आ रहे हैं। ये एवीएन होता क्या है? बेसिकली एवीएन का फुल फॉर्म होता है एवास्कुलर नेक्रोसिस। तो जब हमारी बोन को कहीं पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है तो उसके कारण बोन जो होती है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है, कोलैप्स होने लगती है। उस कंडीशन को नेक्रोसिस बोलते हैं, एवास्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। तो ये अगर हिप जॉइंट पे हुआ, हिप जॉइंट मतलब ये कूले वाला जॉइंट जो अपना होता है, कूले वाले जॉइंट में जो हेड ऑफ फीमर होता है, ये हेड ऑफ फीमर में अगर सप्लाई ब्लड्स की सप्लाई नहीं मिल पाई तो ये हेड ऑफ फीमर धीरे धीरे डिजनरेट होने लगता है, कोलैप्स होने लगता है। इसको हिंदी में अगर कहें तो ये हड्डी गलने लगती है। इस गलने को एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप बोलते हैं। तो ये अगर एवास्कुलर नेक्रोसिस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है तो ये मिलता है हेड ऑफ फीमर पर देखने को। अब ये होता क्यों है? बेसिकली इसके बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है कहीं पे ट्रॉमा मतलब कहीं इंजरी हो गई, आपको कहीं गिर गए आप, उसके कारण आपके हिप में चोट लग गई, बोन में चोट लग गई, तो उसके कारण वहाँ का ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड हो जाता है और ये प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा इसका रीज़न होता है एल्कोहल मतलब जो शराब ज़्यादा पीते हैं, लंबे टाइम तक अगर शराब पी रहे हैं तो उसके कारण भी वहाँ पे जो आर्टरीज होती है वो आर्टरी सिंगल आर्टरी होती है और उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया शराब के कारण तो वो धीरे धीरे वो श्रिंक होने लगती है और वो सप्लाई रुक जाती है। तो वो भी एक दूसरा बहुत बड़ा कारण है। तीसरा कारण होता है स्मोकिंग और तंबाकू, ये भी एवास्कुलर नेक्रोसिस को बढ़ा सकते हैं। तीसरा इसका बहुत बड़ा कारण होता है स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग। ये बेसिकली वो ड्रग होती है जो बहुत सारी कंडीशन में दी जाती है क्योंकि ये ज़रूरी होती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट होते हैं स्टेरॉइड के कि ये एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जनरेट कर देती है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी कंडीशंस भी होती है जिसमें जैसे कि कैंसर में जो ड्रग यूज़ करते हैं, कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं, वो भी एक कारण होता है एवास्कुलर नेक्रोसिस डेवलप होने का। साथ ही साथ कुछ कंडीशन होती है जैसे सिकल सेल एनीमिया, ये कंडीशन भी अगर है तो उसमें भी एवास्कुलर नेक्रोसिस जनरेट हो सकता है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, हमें कैसे पता चले कि हमें एवास्कुलर नेक्रोसिस डेवलप हो रहा है? तो इसके सिंपल से कुछ सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, जैसे कि कूल्हे के ज्वाइंट में दर्द होना। वो दर्द कई बार नीचे भी रेडिएट करता है, जिसको हम शाटिका बोलते हैं, वैसा भी उसका रेडिएशन होता है। कई बार ये कमर में दर्द रहता है और साथ ही साथ आप जब आलती पालती मार के बैठते हैं तो उसमें आपको तकलीफ होने लगती है, मतलब आपको डिस्कम्फर्ट होने लगता है, पूरा हिप आपका खुलता नहीं है, ज्वाइंट पूरा ओपन नहीं होता है। तीसरा इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है चलने में आपको कूल्हे में दर्द आ रहा है और साथ ही साथ लिंपिंग आने लगती है, इसमें लिंप करने लगता है ज्वाइंट, उसके कारण वो भी एक सिम्टम्स होता है। साथ ही साथ अगर आप टू व्हीलर पे बैठ रहे हैं, गाड़ी पे जब आप बैठते हैं पैर को ऐसे ऊपर करके, तो आपको काफ़ी डिफिकल्ट होगी, वो ज्वाइंट खुलेगा नहीं। तो ये कुछ प्रमुख इसके लक्षण होते हैं। अगर आपको इस तरह से लक्षण दिख रहे हैं तो आप उसमें देरी नहीं करिए, आप पहले एक अच्छे ऑर्थोपेडिशियन के पास जाइए, वो इसको डायग्नोस करेंगे। इसमें एक्सरे होता है, एक्सरे में कई बार इसका इतना अच्छे से वो उसका समझ में नहीं आता इसके ग्रेड्स, तो इसके लिए हम एमआरआई कराते हैं। एमआरआई में इसकी ग्रेड्स पता चलती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर आप इसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रेड पे अगर आपने इसको डायग्नोसिस करवा लिया और डॉक्टर्स को दिखा के आपको पता चल गया तो इसका ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के संभव है, मतलब इसमें ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन अगर आप फोर्थ ग्रेड पे पहुंचे तो ये कंडीशन ऑपरेशन इसका करवाना पड़ सकता है। तो अगर आपको ऑपरेशन से बचना है तो आप डॉक्टर के प्रारंभिक लक्षणों पे चले जाइए, वो आपको डायग्नोस करेंगे। इसमें दो तरह का ट्रीटमेंट होता है, ऑपरेटिव और कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में कुछ मेडिसिन चलती है और उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी। इसमें फिजियोथेरेपी का बड़ा अहम रोल है। अगर प्रॉपर टाइम पे फिजियोथेरेपी के पास आप आ गए तो आपका प्रॉब्लम जो है, आपकी जो कंडीशन है वो ऑपरेशन पे नहीं जाएगी, पहले ही हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी में हम कुछ मॉडलिटीज़ का यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास नहीं पहुंच पाता है तो हम कुछ एक्सरसाइज के थ्रू भी उसको ठीक कर सकते हैं। तो जो एक्सरसाइज आपको घर पे करना है इसके लिए, वो एक्सरसाइज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज आप अपने ऑपरेशन से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी एक्सरसाइज जो आप घर पे कर सकते हैं और अपने ऑपरेशन से बच सकते हैं। तो वो एक्सरसाइज हम आपको बताते हैं।